बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के टॉपिक मोटर प्रोटेक्शन के लेक्चर नंबर 4 को आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो मोटर की स्पेक्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि मोटर के टेम्परेचर को हमें कितना रखना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी लाइफ स्पैन, मोटर को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे रन करें तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। अब इसके आगे हम बात करेंगे मोटर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मोटर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पे अगर बात करें तो सबसे अहम चीज़ मोटर के ऊपर है थर्मल ओवरलोड, जो उसकी कंडीशन होती है। प्रोसेस कॉज एक्सेसिव लोड, एक्सेसिव कॉज के ऊपर मोटर जो है वो ओवरलोड पे चलती है। और थर्मल ओवरलोड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मोटर ओवरलोड पे चलने लग जाती है तो वो थर्मल कंडक्टिविटी के लेवल पे पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से हटकर, एम्बिएंट टेम्परेचर से हटकर जब एक्सेसिव ऑफ टेम्परेचर के ऊपर चलती है बिकॉज ऑफ ओवरलोड कंडीशन या एक्सेसिव लोड कंडीशन के ऊपर जाकर, तो वो थर्मल ओवरलोड या थर्मल ओवरराइड कंडीशन के ऊपर पहुंच जाती है। और ये मोटर सिर्फ इसलिए होती है कि आप उसके ओवरलोड क्यों कहने लग जाते हैं उसे, क्योंकि आप उसका नॉमिनल ऑपरेटिंग टाइम अगर 2 घंटे का है तो आप उससे 4 घंटे अगर ऑपरेट करने लग जाएँ तो फिर वो ओवरलोड कंडीशन कहलाती है या थर्मल ओवरलोड कंडीशन कहलाती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो हाई एम्बिएंट कंडीशन। हाई एम्बिएंट कंडीशन, नॉर्मल एम्बिएंट तो वही है कि उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन हाई एम्बिएंट कंडीशंस ये है कि हॉट ब्लॉक वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा गर्म कर दें या फिर गर्मी को बाहर निकलने का या फिर एग्जॉस्टिंग ऑफ द हीट का कोई आप चांस ना रखें। उसकी वजह से उस घटन के नतीजे में मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी। उसकी जो हीट सिंक है, बॉडी है, फ्रेम है, शाफ्ट, स्टेटर, रोटर, वाइंडिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी। थर्ड पॉइंट है पावर सप्लाई इशूज़। इसमें वोल्टेज या करंट को ले लें, अनबैलेंस हो जाते हैं और हार्मोनिक्स के नतीजे में पावर सप्लाई के इशूज़ आते हैं कि जब आप उसको अनबैलेंस कंडीशन में चलाएं या फिर उसको अनऑपरेटेड रीजन्स के ऊपर चलाएं, जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर ओवरलोड कंडीशन, थर्मल ओवरलोड कंडीशन में चलाएं उसे आप, तो अनबैलेंसिंग करंट वोल्टेज में आती है। मतलब नॉर्मल करंट के मुकाबले में वो ज़्यादा करंट लेने लग जाती है और उसमें हार्मोनिक्स भी आ जाते हैं। और हार्मोनिक्स के नतीजे में होता यह है कि डिवाइस डैमेज होती है और उसकी रिलायबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है और उसका फेज़ एंगल भी तब्दील हो जाता है। फॉल्ट, फेज़ फॉल्ट, मिसाल के तौर पे फेज़ फॉल्ट का मोटर की प्रोटेक्शन के साथ ये ताल्लुक़ है कि आपका जो फेज़ आ रहा है अगर वो पीछे से पलट जाए, ठीक है, पीएमटी से अगर वो चेंज हो जाता है फेज़, तो मोटर का फेज़ तब्दील होने के नतीजे में वो क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉक से क्लॉक वाइज ऑपरेट कर जाएगी। ग्राउंड फॉल्ट का फॉल्ट क्या कहलाता है जनाब, कि इस फॉल्ट के नतीजे में अगर मोटर की कोई इंटरनल वायर डैमेज हुई या एक्सटर्नली कोई फॉल्ट मोटर पे अकर हुआ या फिर मोटर कॉगिंग क्रॉलिंग के नतीजे में, कॉगिंग क्रॉलिंग होती है कि वो स्टक हो गई मोटर के, इसके नतीजे में अगर शॉर्ट सर्किट एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उस शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट को ग्राउंड करने का कोई पाथ वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसीलिए मोटर को फ्रेम वाइज ग्राउंड करना ज़रूरी है ताकि इस शॉर्ट सर्किट एबनॉर्मलिटी को रिमूव किया जा सके। एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मोटर की वो होती हैं जिनमें वो ओवर या अंडर वोल्टेज पे ऑपरेट करने लगती हैं। ओवर अंडर वोल्टेज ऑपरेशंस यही होते हैं कि आप के जो आने वाले टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे सिंगल फेस की मोटर है 220 वोल्ट के बजाय आपने उसको 250 वोल्ट दे दिए या पीछे से आ गए, या फिर अगर वो 3 फेस की मोटर है तो 400 वोल्ट के मुकाबले में 450 वोल्टेज अगर आ जाते हैं तो ये ओवर वोल्टेज कहलाएंगे। अंडर वोल्टेज में बात करें कि अगर आपकी सिंगल फेस की मोटर है उसको आपने 220 वोल्टेज के बजाय 150 वोल्ट दे दिए, तो उससे होगा ये कि मोटर आपकी अंडर वोल्टेज में काम करने लगेगी और वो नॉर्मल कंडीशंस में बिहेव या सस्टेन नहीं कर सकेगी। 3 फेज़ में अगर अंडर वोल्टेज आपने दे दी, जैसे 300 वोल्ट दे दिए 3 फेज़ की मोटर को 400 की बजाय, तो उससे होगा ये कि वो अनबैलेंसिंग के तौर पे बिहेव करेगी और मोटर सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये अंडर ओवर वोल्टेज की स्पेक्स के तौर पर बात करी गई, ये एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में इस तरह बिहेव करेगी। अंडर फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी एसी मोटर की केस में हम बात करें तो ये जो केस सारे हम डिस्कस कर रहे हैं एसी मोटर के हैं, डीसी मोटर के नहीं हैं। तो एसी मोटर जो आपकी, अगर उसको फ्रिक्वेंसी सप्लाई की साइड से, चाहे वो सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़ मोटर हो, अगर आपकी सप्लाई 50 हर्ट्ज़ कंट्री की है और वो 50 से इवन 48 49 हो जाती है या फिर 52 हो जाती है, तो ये एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी के नतीजे में आपकी जो मोटर है वो
डैमेज होने लगेगी और उसकी रिलायबिलिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए जो नॉमिनल फ्रिक्वेंसी, रेटेड फ्रिक्वेंसी है, उसके ऊपर मोटर को रन करना ज़रूरी है। वोल्टेज एंड करंट अनबैलेंस, आप जो सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने उसको कम या ज़्यादा दे दिए, अनबैलेंस प्रोवाइड कर दिए। अनबैलेंस से मुराद ये कि फ्लक्चुएशन हो रही है, वोल्टेज रेगुलेट हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी आपकी जो मोटर होगी वो अनबैलेंस बिहेव करेगी। करंट बैलेंसिंग अगर हम बात करें तो करंट बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने जब वोल्टेज और करंट, जब आपके वोल्टेज अनबैलेंस होंगे तो करंट भी ऑटोमेटिकली उससे अनबैलेंसिंग मोड पे काम करेगी, क्योंकि करंट लेने की कैपेबिलिटी मोटर की खुद की होती है। लेकिन जब सप्लाई वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे होंगे तो मोटर भी करंट कम ज़्यादा लेगी, तो ये फ्लक्चुएशन, करंट वोल्टेज रेगुलेशन और अनबैलेंसिंग के नतीजे में एबनॉर्मल बिहेव करेगी मोटर। लोड लॉसेस की अगर हम बात करें तो लोड लॉसेस का मतलब ये होता है कि मोटर की एक नॉमिनल रेटिंग है, लोड उठाने की कैपेसिटी है कि जी 1 किलोवाट की मोटर है, लेकिन आपने उसके ऊपर लोड डाल दिया जिसके ऊपर स्टडी किया गया तो 2 किलोवाट का बराबर हुआ। वो 2 किलोवाट की मोटर अगर 1 किलोवाट के नॉमिनल लोड के ऊपर चलने लग जाए तो उसकी स्पीड होपफुली वो आधी हो जाएगी, तो उससे लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इस लोड के लिए बनाई नहीं गई। जैमिंग की बात करेंगे, मोटर जैम हो गई लेट से, मिसाल के तौर पे आपका जो डंकी पंप है वो पहिए पे चलती है लेट से, तो वो कहीं स्ट्रक हो गई लेट से, तो स्ट्रक होने के नतीजे में आपकी वो मोटर सही से काम नहीं करेगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जैमिंग के ऊपर, तो जैमिंग के नतीजे में होता ये है कि अगर डंकी पंप का जो उसका व्हील है उसके ऊपर आपने कोई चीज़ फंसा दी या फिर वो जैम हो गया या फिर उसमें लेट से कोई चीज़ फंस गई बेल्ट के अंदर, तो मोटर जाम होने के नतीजे में होगा ये कि आपकी वाइंडिंग मोटर की जल जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूस सप्लाई तो मिल रही है, और तो जैमिंग का एक प्रॉब्लम है जिससे मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। अच्छा जी, जॉगिंग एक टर्म होती है, इसको कॉगिंग और क्रॉलिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी टर्म है कि स्टेटर रोटर के जो वाइंडिंग बेस में बात कर रहा हूँ, स्टेटर रोटर की जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं जिनमें वाइंडिंग की जाती है, अगर इनमें कोई अनबैलेंसिंग आ जाए, आपने रिपेयर करवाई मोटर लेकिन वो रिपेयर सही नहीं हुई लेट से, तो बजाय चलने के वो स्ट्रक हो गई आगे, तो वो जॉगिंग कहलाती है। ये जैमिंग की भी एक टर्म है, लेकिन वो इंटरनल फॉल्ट है। जैमिंग का प्रॉब्लम एक्सटर्नल होता है, जॉगिंग कॉगिंग क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो इंटरनल ऑफ दी वाइंडिंग, स्लॉट वाइंडिंग के नतीजे में होता है, जो कि आप अगर सही ना लें तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम अकर होगी। सो इसमें करने की ज़रूरत यह है कि आप बेहतरीन तरीके की वाइंडिंग लें, जिनमें स्टेटर रोटर के स्लॉट के हिसाब से आप सिलेक्शन ऑफ दी वाइंडिंग क्राइटेरिया लेंगे तो कॉगिंग जॉगिंग क्रॉलिंग का इफेक्ट नहीं होगा, जिसे अटकना कहते हैं, ड्यू टू द इंटरनल फॉल्ट। फर्दर मोर ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ थर्मल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है, अ मोटर कैन रन ओवरलोडेड विदाउट अ फॉल्ट इन मोटर और सप्लाई। अ प्राइमरी मोटर protective element of the motor protection relay is thermal overload element, and this is accomplished through motor thermal image modeling। थर्मल मोटर इमेज मॉडलिंग एक हमारे पास डिवाइस है लैब में, अगर आप लोगों ने देखी हो, थर्मल इमेज गन के हिसाब से उसमें किसी भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर दिखाया जा सकता है, और उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो वायर्स जो हमारी रेंज से बाहर हो, जिनको हम हाथ लगा के टेम्परेचर ना देख सकें, तो थर्मल इमेज गन के ज़रिए से उनका टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारी वो मोटर जो कि 4 घंटे से चल रही है और वो हमारी पहुंच से दूर है या हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, टेम्परेचर अगर उसका मेज़र करना ज़रूरी है तो उसको थर्मल इमेज गन से लेज़र सेंसर की बुनियाद पर उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जा सकता है। तो उसकी बाकायदा इमेज भी आती है थर्मल इमेज गन के ज़रिए, और उससे आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेड है तो इसका टेम्परेचर अगर हम वहाँ फोकस करें तो वो बता देगा कि इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड है या 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से हम एक इमेज रीडिंग के मुताबिक टेम्परेचर को इमेज बेस टेम्परेचर इसका मॉनिटर कर सकते हैं। थर्मल ओवरलोड एलिमेंट एंड दिस अकॉम्प्लिश थ्रू मोटर थर्मल इमेज मॉडलिंग। दिस मॉडल मस्ट अकाउंट फॉर थर्मल प्रोसेस in the motor while motor is running at normal load, running overload and stopped. Algorithm of the thermal model is integrates both stator and rotor heating into a single model। बहरहाल हम इसको algorithms तक तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ये चीज़ है जो मैंने इससे पहले ही बताई कि थर्मल इमेज गन के ज़रिए से टेम्परेचर को नोट डाउन करते हुए हम उसकी टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ और
किस पार्ट पे कितना टेम्परेचर चल रहा है और इस वक्त मोटर की कंडीशन कितने टेम्परेचर के ऊपर ओवरलोड कंडीशन पे चल रही है, ये मॉनिटर किया जा सकता है। स्टडी तक इसको हम महदूद रखेंगे। द मेन फैक्टर ऑफ एलिमेंट कंप्राइजेज द थर्मल मॉडल आर ओवरलोड पिकअप लेवल, कि वो कितना ओवरलोड पिकअप लेवल है कि उस पर आके आप अंदाज़ा करें कि ये ओवरलोड पे पहुंच चुका है, ये उस लेवल को कहते हैं। ओवरलोड कर्व की अगर बात करें तो ये ओवरलोड कर्व कहलाता है आपका। रनिंग एंड स्टॉप, कूलिंग टाइम कांस्टेंट, हॉट एंड कोल्ड स्टॉल टाइम रेशो, RTD एंड अनबैलेंसिंग बाइसिंग, मोटर स्टेट मशीन। तो ये भी कुछ इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन की। मोटर मॉडल या मोटर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मोटर स्टॉप्ड, करंट अगर लेस देन टू 0 थ्रेशोल्ड एंड कॉन्टैक्टर या ब्रेकर इज़ ओपन, तो उसके ऊपर मोटर स्टॉप हो जाएगी आपकी। ये स्टॉप कंडीशन ऑफ मोटर के ऊपर बात कर रहे हैं। मोटर स्टार्ट कब होगी? जब प्रीवियस स्टेट इज़ स्टॉप एंड करंट इज़ ग्रेटर देन टू 0, या उसके थ्रेशोल्ड लेवल से अगर ज़्यादा हो जाए तो मोटर चलने लग जाएगी। मोटर करंट मस्ट इंक्रीज टू द लेवल हायर देन ओवरलोड पिकअप विद इन सेकेंड्स। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अगर मोटर ओवरलोड कंडीशन के ओवर पिकअप वैल्यू उसकी ले ले तो सेकंड्स के अंदर ही मोटर ओवरलोड कंडीशन पे पहुंच जाएगी, जिसके अंदर वो ज़्यादा करंट ड्रेनेज करने लग जाएगी। और ये सेकंड्स में होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बाद ही करेगी, बल्कि जब वो ओवरलोड कंडीशन पे अगर पहुंच गई तो उसी वक्त विद इन सेकेंड वो हैवी अमाउंट ऑफ करंट लेना शुरू कर देगी, हायर देन द नॉमिनल करंट। मोटर रनिंग के ऊपर हम बात करें तो प्रीवियस स्टेट इज स्टार्टिंग और ओवरलोडिंग एंड करंट ड्रॉप्स बिलो ओवरलोड पिकअप लेवल। मोटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्टेट इज रनिंग एंड करंट राइजेज अबव ओवरलोड पिकअप लेवल। थर्मल कैपेसिटी यूज TCU, थर्मल कैपेसिटी यूज्ड, बिगेंस टू अकोमुलेट ड्यूरिंग ओवरलोड। तो ये मोटर की ओवरलोड की स्टेट्स के बारे में ये टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं जो कि बताई जा रही हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि वो किस लेवल के ऊपर वो स्टार्टिंग है, स्टॉप, रनिंग एंड ओवरलोड के ऊपर चल रही है। कुछ टेक्निकल साइंस जिसके ज़रिए हमें ये अंदाज़ा हो सकता है मोटर की कंडीशंस के हवाले से। फर्दर मोर अगर हम बात करें, ये इसकी थर्मल स्टडी है जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं मोटर के हवाले से। मोटर थर्मल लिमिट कर्व जो है, मोटर थर्मल लिमिट ऑफ द मोटर इज़ dictated by overload curve constructed in the motor protection device in reference to thermal damage curves normally supplied by मोटर मैन्युफैक्चरर। ये मोटर मैन्युफैक्चरर के मुताबिक बाज़ अगर कुछ मैगज़ीन्स होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर या नए मोटर के स्पेक्स आते हैं तो उसके हिसाब से उन मैगज़ीन्स में ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि मोटर की कर्व क्या है, मोटर किस रेटिंग के ऊपर कर्व के हिसाब से करेगी और कितने ओवरलोड के ऊपर ये सस्टेन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके वेंडर और यूज़र से हमें मिलती हैं। तो कंस्ट्रक्टेड इन द मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस इन रेफरेंस टू थर्मल डैमेज कर्व नॉर्मली सप्लाइड बाय द मोटर मैन्युफैक्चरर। आपको उसका वेंडर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है इस तरह की चीज़ें, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मोटर को यहाँ तक चलाना है, इतने लेवल, इतने टाइम तक, इतने करंट, इतने वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, तो उसकी एक्सीड लिमिट्स पे फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस इज इक्विप्ड विद सेट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स दैट कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट कस्टमाइज्ड कर्व्स फॉर एनी मोटर एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब इसमें बात करते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन, वो इंडिविजुअल यहाँ पे बताई गई हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। थर्मल लिमिट कर्व को अगर हम देखें तो कूल्ड रनिंग ओवरलोड, अगर एक को आप देखें तो ये कूल्ड रनिंग ओवरलोड के ऊपर है कि ये बेहतर तरीके से चल रहा है। हॉट रनिंग ओवरलोड, ये कर्व इस तरह से दिखाया जा रहा है बी के अंदर, तो इसमें कंपैरिजन का फ़र्क आप देख सकते हैं, स्लाइड सा फ़र्क है, लेकिन हॉट रनिंग ओवरलोड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ज़रा सी स्लाइड चेंजेस के मुताबिक। सी पे अगर हम बात करें तो कूल्ड लॉक्ड रोटर कर्व, तो कूल्ड लॉक रोटर कर्व को अगर आप देखें तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इस तरह लॉक रोटर कर्व के उस तरह दिखाई जा रही है, जबकि हॉट लॉक रोटर कर्व को उसके स्लाइडली नीचे दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कर्व 80% रेटेड वोल्टेज कर्व है ये आपका, जबकि ये ओवरलोड कर्व है, ये वाला ओवरलोड कर्व है, जबकि ये रोटर कर्व है। और अब जो हम देख रहे हैं ये रेटेड वोल्टेज के ऊपर 80% एक्सेलरेटेड कर्व है। तो अगर आप ई को देखें तो ये 80% एक्सेलरेटेड कर्व है, और एफ़ को अगर आप देखें तो ये 100% जो है वो वोल्टेज रेटिंग का कर्व है।
तो ये इसकी स्टडी है जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मोटर की थर्मल कंडक्टिविटी का असर क्या होता है कि अगर हम इसे इस तरह से ऑब्ज़र्व करें। तो फर्दर मोर अगर हम इसकी स्टडी थर्मल कंडक्टिविटी की और थर्मल ओवरलोड की करते हैं तो इसमें यही है कि सेट टू द मैक्सिमम अलाउड बाय सर्विस फैक्टर ऑफ द मोटर, अलाउड चीज़ें जो हैं हमें उनको फॉलो करते हुए ही सर्विस को सस्टेनेबल कर सकते हैं। सेट स्लाइटली अबव द मोटर सर्विस फैक्टर बाय 8 to 10% टू अकाउंट फॉर मेजरिंग एरर्स। 8 to 10% एरर को हम अकाउंट में ला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वो सर्विसेज फैक्टर्स में आए तो फिर वो डेंजरस होता है मोटर के लिए। तो कुछ अलाउेबल होते हैं, जैसे हम चीज़ें टॉलरेंस लेवल पर रखते हैं कि जी इतने % तक मेजरेबल है, इतने % एरर एक्सेप्टेबल है, तो इस हिसाब से इस चीज़ को हम सस्टेन कर सकते हैं। इफ़ RTD बाइसिंग ऑफ थर्मल मॉडल इज़, जिसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी कहते हैं, बाइसिंग ऑफ थर्मल मॉडल इज़ यूज, थर्मल ओवरलोड सेटिंग कैन बी सेट हायर। तो ये फिर इनके ज़रिए से आप कर सकते हैं। RTD जो है अमूमन इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल की मोटर की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और RTDs की जो टाइप्स होती हैं वो PT100, PT1000 और इसके हिसाब से अलग अलग आते भी हैं, तो उसको इस्तेमाल करा जाता है। मोटर फीडर केबल्स आर नॉर्मली साइज़ 1.25 टाइम्स तक मोटर्स फुल लोड करंट रेटिंग। अच्छा, केबल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मोटर का, क्योंकि जब वो थर्मल ओवरलोड कंडीशंस के ऊपर चलने लगती है या फिर आप ओवरलोड पे उसे चलाने लग जाते हैं, एक्सीड टाइम 2 घंटे के मुकाबले में 4 घंटे में चला रहे हैं, तो वो अपने नॉर्मल करंट के मुकाबले में ज़्यादा करंट लेने लग जाती है। 2 एम्पेयर की मोटर 4 एम्पेयर 6 एम्पेयर लेने लग जाए तो उस हिसाब से करंट का गेज, करंट ऑफ दी वायर का गेज भी उस हिसाब से सस्टेनेबल लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने करंट ऑफ दी वायर का, सप्लाई वायर का जो गेज अगर आपने कम लिया हुआ है तो वो आप गलती कर रहे हैं। उसके लिए मोटर का जो गेज है वो मोटा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मोटर का जो फॉल्ट ओवरलोड कंडीशन पे आता है तो सप्लाई वायर्स को भी जला देता है। तो इसीलिए अगर वो मोटे गेज की होंगी तो उस पर असर नहीं आएगा, वो उसके टर्मिनल बॉक्स पे या उसकी वाइंडिंग पे आएगा। फुल लोड करंट रेटिंग विच वुड लिमिट द मोटर ओवरलोड पिकअप सेटिंग टू द मैक्सिमम 125%। फर्दर मोर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये पूरी स्टडी है जिसको इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैं जस्ट उसको स्किप कर रहा हूँ इनमें कुछ चीज़ों को, क्योंकि ये इन डिटेल स्टडी है थर्मल लेवल की, तो इनमें हम कुछ काम की बातें ही नोट करेंगे। ये सारी बातों को उसमें शामिल करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुछ ये चीज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। थर्मल मॉडल करंट अनबैलेंसिंग बाइस, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और अनबैलेंस फेस करंट विल कॉज, नेगेटिव सीक्वेंस करंट को अनबैलेंस फेस करंट भी कहा जाता है। अगर ये आ जाए सप्लाई के साथ तो एडिशनल रूडर हीटिंग दैट विल बी अकाउंटेड फॉर इन थर्मल मॉडल। तो थर्मल मॉडल के अंदर इसका असर ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें तो ये A-B-C ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, लेकिन A-C-B तो ये नेगेटिव सीक्वेंस है। तो अगर आपकी सप्लाई पॉजिटिव सीक्वेंस की है तो मोटर को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर फेस सीक्वेंस आपका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाता है तो उससे होगा ये कि आपकी सप्लाई के अंदर रूडर आपका एडिशनल हीटिंग लॉसेस जनरेट करने लग जाएगा, जो कि सिर्फ थर्मल मॉडल में ऑब्जर्व किया जा सकता है। मेन कॉजेज ऑफ करंट अनबैलेंसिंग, अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस आ जाए तो करंट अनबैलेंस हो जाता है, और इस अनबैलेंस के नतीजे में जो कॉजेज प्रोड्यूस होते हैं उनमें ब्लोन फ्यूज़ जल जाएगा आपका, लूज़ कनेक्शन हो जाएंगे इसके नतीजे में। लेट से अनबैलेंस अगर लूज़ कनेक्शन होंगे तो उससे भी मोटर के अंदर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जल जाती है और वो जगह पूरी जलने लगती है। स्टेटर टर्न टू टर्न फॉल्ट्स भी इस तरह होते हैं। सिस्टम वोल्टेज डिस्टॉर्शन एंड अनबैलेंस फॉल्ट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। मोटर की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये एक मोटर है जो कि एक फ़ैन की मोटर है, तो एक रोटर जहाँ पे सप्लाई ऑफ द कनेक्शन लगती है मोटर को, रोटर बार ये लगी हुई होती हैं, स्टेटर जिसे सप्लाई दी जाती है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट होता है, और कूल वाइंडिंग एक लगाई जाती हैं। कूल वाइंडिंग स्टेशनरी वाइंडिंग भी कहलाती हैं, जो कि आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है, और इसके अलावा सप्लाई के अंदर अगर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल मॉडल करंट अनबैलेंसिंग बाइस पे हम बात करें तो ये जस्ट डिटेल है, हम इसमें नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे।
बाकी इंडस्ट्रियल लेवल की जो मेजरिंग है टेम्परेचर की, उसको मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं RTDs को, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को। और ये जो टाइप्स दो होती हैं, PT 100 और PT 1000। अच्छा जी, मोटर PSP मोटर प्रोटेक्शन का जो लेक्चर है पार्ट 4 को यहाँ तक इसे हम एंड करते हैं। बाकी इसका पार्ट 5 हम अगली नशिस्त में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।